केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली केमिकल और काइनेटिक्स होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली आप 12th में होंगे और आप मार्वल के फैन ज़रूर होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा मार्वल और डीसी की एक मूवी है, फ्रेंचाइजी, जिसमें फ्लैश है और फ्लैश और सुपरमैन रेस करते हैं। तो अगर आप बेसिकली भी रेस करते हैं और अगर आपको कहा जाए कि आप बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो उसका हमेशा एक रिस्पेक्ट होता है, किसके रिलेटिव बात हो रही है। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव मोशन, जब मोशन एक चीज़ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। वैसे ही जब रिएक्शंस की बात करते हैं तो कुछ रिएक्शंस को हम फास्ट कह सकते हैं, फास्ट, और कुछ रिएक्शंस को हम कह सकते हैं स्लो। बट अगर कोई रिएक्शन फास्ट है तो कितना ज्यादा और स्लो है तो कितना ज्यादा। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स। अब ये जरूरी क्यों थी, बात ये आती है, मान लीजिए आपने एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया या कोई रिएक्शन करवाया जो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और आप चाहते हैं कि जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो वो हीट एनर्जी आप कंटेन कर सके। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो हीट एनर्जी कितनी देर में रिलीज हो पाएगी। तो अब इसकी जब बात करते हैं तो हमें इसी के लिए पता करना हुआ कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, और उसके लिए ये चैप्टर आ गया केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जैसे कि हर चीज का रेट या स्पीड पता करने के लिए हम चेंज इन पर यूनिट टाइम निकालते हैं, वैसे ही इसके लिए भी सेम कंडीशन। मान लीजिए आर आपका रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं डी आर, मतलब चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन डी टी, मतलब रिएक्टेंट में चेंज पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है। डी आर मतलब, यहां मैं लिख देता हूं, डी आर का मतलब होता है R2 माइनस R1, और dt का मतलब इस R2 माइनस R1 में कितना समय लग रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत ही क्या पड़ी हमें। स्क्वायर ब्रैकेट हमने इसलिए रखा है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट बताता है एक्टिव मास। अब एक्टिव मास क्या होता है, जितने लोग ने 11th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन तो उनको पता होगा, जितने लोग ने नहीं पढ़ा उनके लिए बताता हूं। स्क्वायर ब्रैकेट बताता है ओरिजिनली कितना कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है। मतलब मान लीजिए हमने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया और 10 में से अगर सिर्फ 8 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो उसे कहेंगे एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कितना रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि C2H5OH, जिसे कि हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH इनिशियली 10 ग्राम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद only 4 gram of C2H5OH is left and this reaction takes 12 seconds. तो rate of reaction को हम लिख सकते हैं 10 minus 4 upon 12, मतलब 6/12 1/2 that is 0.5 अगर ग्राम है तो ग्राम पर सेकेंड। तो ये बेसिक हुआ आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में तो देखिए कुछ ऐसा आता है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो dr/dt होगा वो हमेशा माइनस होगा। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो हमेशा कम होता है। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होता है, ठीक। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसे हम लिख सकते हैं dr/dt माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू dp/dt, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें कोफिशिएंट हो, इसका एग्जांपल लेके हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 times of A plus 3 times of B forms 4 times of C and 5 times of D। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट, और हमेशा रिएक्टेंट किस में होगा, माइनस में।
माइनस हाफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3, 3 इसका कोफिशिएंट है इसलिए, डी बी बाई डी टी। और अब जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इक्वल टू 1/4 डी सी बाई डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट आपको एक्टिव मास बता रहा है, इज इक्वल टू 1/5 डी डी ऑफ डी टी। तो आपने देखा जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो माइनस में और प्रोडक्ट सारे पॉजिटिव में है, और ये इसका कोफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात बताता हूं। तो अगर एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B गिव्स C प्लस 8D, ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A और उसका कोफिशिएंट X इंटू B उसका कोफिशिएंट Y, ठीक है। और ये आपको सबको पता होगा कि जब भी ये हटता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। तो जैसे यहां प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो रेट इज इक्वल टू K A के पावर X B के पावर Y, जो इसका कोफिशिएंट जनरली होता है। अब इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं K को? रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है कि रेट कांस्टेंट हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है। अब देखिए, जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, तो 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। उससे पहले हम जानते हैं ऑर्डर होता क्या है। अब कोई भी रिएक्शन अपने रिएक्टेंट के किस पावर पे, मतलब एक्स या वाई, किस पावर पे डिपेंड करेगा, वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको और सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो हमने माना कि एक रिएक्शन है ए विच कन्वर्ट्स इनटू बी, ठीक, सिंपल, सबसे सिंपल रिएक्शन। तो अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हुआ, 0 ऑर्डर, तो मतलब ए का कंसंट्रेशन हम कितना भी कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहां पे अगर हमने ए को ट्वाइस कर दिया, मतलब दुगना हो गया 2A, तो 2A का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर अगर यही सेकेंड ऑर्डर का रहता है या फर्स्ट ऑर्डर, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का रहता, फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर हम कंसंट्रेशन इसका ट्वाइस कर देते, 2A कर देते, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाता? ट्वाइस हो जाता, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताता है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन अपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज पे कैसे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट इतनी है, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको मैं लिख भी देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ reactants to whose power they are raised, on which rate of reaction depends. इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बात करते हैं। हमने माना फर्स्ट कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, और हमारा बेसिक रिएक्शन हर बार क्या होगा? A फॉर्म्स B, तो रेट इज इक्वल टू K का पावर A 0, ठीक है। रेट हम सॉरी, रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो कंसंट्रेशन का चेंज हमेशा मोल में मानते हैं, तो K मोल। अगर हम 0 ऑर्डर की बात करते हैं, 0 ऑर्डर की, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन और ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। 0 होने के कारण ये पूरा 1 हो जाएगा, और K की यूनिट आएगी मोल पर लीटर
पर सेकेंड, जो कि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हमेशा होता है। वैसे अगर यहाँ हम बात करें, अगर फर्स्ट ऑर्डर ये हुआ तो इसकी मोल पर लीटर पर सेकेंड, और क्योंकि ये कंसंट्रेशन है इसका पावर अगर हम 1 करते हैं तो ये मोल पर लीटर ही रह जाएगा। मोल पर लीटर कैंसिल, तो के की यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स, और जब के की यूनिट सॉरी सेकेंड इनवर्स होती है तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर मतलब ए का पावर कितना होगा 2, सॉरी तो यहां पे वापस से मोल पर लीटर पर सेकेंड के इंटू मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये यहाँ जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर पर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, तो मोल के पावर -1, लीटर के पावर +1 एंड सेकेंड इनवर्स। जब ये रेट कांस्टेंट, जब ये यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, तो वो हमेशा कौन सा ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये, और थर्ड ऑर्डर के लिए ये। अब जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की, वैसे ही हमें बात करनी होगी डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब इसकी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है रेट लॉ। रेट लॉ हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी किसका, रिएक्टेंट का। तो मान लीजिए हम एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं A प्लस बी विच फॉर्म्स C। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर X, वेयर X इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और वैसे ही B पे भी डिपेंडेंट होगा टू द पावर Y। तो जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर X और B के पावर Y। और ये हमें बहुत पहले से पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कांस्टेंट आता है, तो R इज इक्वल टू K, A का पावर X एंड B का पावर Y, और यही K रेट कांस्टेंट होता है। तो इससे पता चलता है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हम चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। पर ये जो पावर X और Y है, X एंड Y डिनोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है जस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस हिसाब से चेंज होगा। और अगर कंबाइंड बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा x प्लस वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगली चीज आती है मॉलिक्यूलैरिटी। कई बार आप लोग से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। सबसे अधिक आईसीएससी में मॉलिक्यूलैरिटी कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर हो, ये कम भी हो सकता है पार्ट इन द रिएक्शन। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं। कई बार आप लोग को, जैसे जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई वहां मैंने SN1 SN2 बताया था। तो SN1 इज यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप प्रोसेस, पर उसमें क्या होता है, रिएक्शन 2 स्टेप में तो होता है, बट जो पहला स्टेप होता है स्टेप 1 इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसका मतलब क्या होगा, कभी कभी कुछ रिएक्शन जब 2 स्टेप में होते हैं तो उसमें से एक स्टेप में जो मॉलिक्यूल होता है वो स्लो होता है, ठीक, और वही बताता है कि रिएक्शन कितना तेज हो पाएगा या कितना धीरे हो पाएगा, और उसी से हमें पता चल जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरे मॉलिक्यूल की हमें जरूरत ही नहीं होती है। तो मान लीजिए कि ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि A और B दोनों रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना दे रहा है C, पर जरूरी नहीं है कि A का टूटना ही डिसाइड करे C। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कहीं लड़ने चले गए, आजकल तो बहुत ही खाली लोग हैं, आप लड़ने चले गए, ठीक, तो आप तब तक नहीं मारेंगे जब तक उधर से आपका कोई दोस्त एक थप्पड़ ना खा जाए। ये बात समझ में आ रही है।
तब डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेज मारेंगे। हर सेना का एक सेनापति होता है, जब सेनापति कहता है आक्रमण तो आक्रमण होता है, बाकी कोई आक्रमण चिल्लाता रहे। तो वैसे ही कितने लोग इन्वॉल्व है लड़ाई में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे डिपेंड करेगा लड़ाई कितनी तेज हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, और वही डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी को कहते हैं मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। अब इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला निकालना। तो हम ये स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू डी आर बाई डी टी का पावर 0, मतलब R कन्वर्ट्स इंटू P, यही हो जाएगा। तो रेट ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, किसी का भी पावर 0 1 होगा तो इसको लिख सकते हैं K इंटू 1। तो हम कह सकते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1, सो डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ठीक, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं आर नॉट से आर, इनिशियल से फाइनल, और टाइम आर नॉट मान लीजिए इनिशियल 0 पे था और ये टी पे हुआ, तो हो गया आर माइनस आर नॉट इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई। टी माइनस 0 हो जाएगा, अगर आप चाहें तो मैं इसको बता सकता हूँ, डी आर का डिफ्रेंसिएशन आर हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में आर माइनस आर नॉट लिखेंगे, और डी टी का डिफ्रेंसिएशन टी हो जाएगा, ब्रैकेट में टी माइनस 0 करेंगे, जैसे कि यहाँ दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा के इंटू टी डी टी का डिफ्रेंसिएशन, और ये कहाँ से था 0 से t तक था, तो इसको लिखेंगे k इंटू टी माइनस 0, और क्योंकि इंटीग्रेशन है तो हमेशा एक कांस्टेंट ऐड होता है i। अब इस i की वैल्यू कैसे पता करेंगे इसकी बात करते हैं। तो हम रखेंगे एट t इक्वल टू 0, यहाँ t की वैल्यू 0 रख देंगे, सॉरी बहुत सॉरी, 0 से r नॉट तक, तभी ना 0 रहेगा, ये r नॉट हो गया। ठीक, तो t बराबर 0 हम रखेंगे तो r की वैल्यू r नॉट, k इंटू 0 प्लस आई, तो i की वैल्यू कितनी आ गई r नॉट, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक, सॉरी ये दूसरा इक्वेशन और ये आपका पहला इक्वेशन। तो अब हमने माना कि एट टाइम बराबर t r नॉट की वैल्यू r हो जाएगी। तो जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं यहां पे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इसे 1 में रखेंगे तो आर नॉट की जगह क्या रखा जाएगा r, t की जगह k इंटू टी, और i की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड हो जाएगी r नॉट, तो हो जाएगा r माइनस आर नॉट बराबर k इंटू टी। तो रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आ जाएगी r माइनस आर नॉट अपॉन टी। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर का, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। ठीक है, सॉरी जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये आपका रेट इक्वेशन हो जाएगा जीरो ऑर्डर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। तो क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो मैं सारा तो मिटाने नहीं वाला हूं, क्योंकि हमें फायदा मिलने वाला है। तो देखिए पुराना वाला जो हमने किया है उसी की तरह होगा। बड़ा मेरा मन करता था कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो मिटार के लिख देते हैं और हमें पूरा काटना पड़ता है या नया लिखना पड़ता है, तो उसका फायदा। सो ये हो गया डी आर बाई डी टी का पावर 1, तो के इंटू तो रेट बराबर हो जाएगा के डी आर बाई डी टी। ये बात हुई, इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं। चलिए, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट, तो माइनस के आर का पावर 1 कितना हो जाएगा आर, के इंटू आर इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये इधर चला गया, तो माइनस के इंटू आर इक्वल टू डी टी
इंटू डी आर, और फिर हमने इसको इधर भेज दिया, तो माइनस के डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन आर। ठीक है, तो अब इसको हम वापस से इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन वही होगा 0 से t, और इसका डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होगा 0 से आर नॉट तक। तो हमें पता है 1/x है, ये 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है भैया log x। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे 1/x का log x नहीं बल्कि ln x होगा, तो ये आ जाएगा माइनस के टी पिछले वाले की तरह, और ये आ जाएगा ln r प्लस आई, वापस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने माना i की वैल्यू निकालनी है, एट t बराबर 0 r इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू 0 इक्वल टू ln r नॉट प्लस आई। अब जहां तक हमें जानकारी है 0 ही होगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस ln r नॉट, ये हो गया सेकेंड। अब वापस से वही काम हमने किया, एट टाइम बराबर t सेकेंड r बिकम्स r, मतलब r की वैल्यू r हो जाएगी हमारी। तो माइनस हमने यहां से हटाया, पूरे में माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये उल्टा हो गया, तो आर नॉट ऊपर और आर नीचे, तो ये हो जाएगा, सॉरी, तो आर नॉट तो पहले से है, आर नॉट और आर की वैल्यू हाफ लाइफ पे आर नॉट बाई 2 हो गई, तो हो गया आर नॉट बाई 2, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, के बराबर 2.303 बाई टी log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.693, और ये t क्या होगा, t हाफ, मतलब हाफ लाइफ। ठीक, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, k बराबर 0.693 बाई t हाफ, ये आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला t हाफ। तो अब इसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन था, जो कि आपके कोर्स से हट चुका है। अब आपको बस एक चीज पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब एक चीज बचता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जहां तक हमें लगता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आप लोग ने पढ़ रखा होगा छोटे क्लासेस में, पर उसको भी एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं। कैटलिस्ट होता क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन को फास्ट करे बिना उसमें पार्ट लिए, और उसको अल्टरनेटिव पाथवे लोअर एनर्जी का प्रोवाइड करके। तो अगर ग्राफ की बात करते हैं, तो ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से कम होगी, तभी तो वो कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए ये एनर्जी है E, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये हुई आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। पर अगर हम कैटलिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं सेम रिएक्शन को, तो ये रहा आपका रिएक्टेंट और ये था आपका प्रोडक्ट। ये विदाउट कैटलिस्ट वाला रिएक्शन है, विदाउट कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगा E। मान लीजिए इसको E1 लिख देते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी, स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं, नहीं तो कई लोग को लगता है कि हमने C लिखा है। तो इसको कहते हैं EA। तो यहां पे हमें देखा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी सेम है, प्रोडक्ट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर हो गया था, तो लीजिए ये भी, और ये हो गया विथ कैटलिस्ट। इसको कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्योंकि ये एनर्जी बता रहा है। तो हमने देखा कि EA1 इज लेस देन EA। तो कैटलिस्ट के साथ क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो रिएक्शन तेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कहीं जाना और वो रास्ता 10 किलोमीटर का आपको पता है, पर किसी ने आपको शॉर्टकट बता दिया 2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का, तो आप 2 किलोमीटर से जाना पसंद करेंगे, जाके आप वापस भी आ जाएंगे। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन तेज हो जाता है। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स।
अगला वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, आजकल थोड़ा बिजी हूँ। अगला वीडियो क्लास 11th का होगा। तो टिल देन साइनिंग ऑफ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।